Hi everyone, welcome all of you to my channel and welcome to next session of case based question discussion. हम लोग तैयारी कर रहे हैं नॉट सेट 7 मेंस की और केस बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. अर्लियर ऑल्सो एक सेशन मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ एंड दिस इज़ द सेकेंड सेशन. एंड एज़ वी ऑल नो कि मेंस के एग्ज़ाम में ज़्यादा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो वी हैव टू डिस्कस द क्वेश्चंस इन सेम वे. सो लेट अस बिगिन द डिस्कशन. So, the very first question for you all is, a nurse greets a client who had been experiencing delusions of persecution and auditory hallucinations. Now, क्या आपके सामने सिनेरियो दिया गया है? There is a patient who is having delusions of persecution and auditory hallucinations उसको हो रहे हैं. By saying good evening, how are you? तो नर्स ने क्या बोला? Good evening, how are you? The client ने क्या रिस्पॉन्ड किया? Who has been referring to himself as man answers, the man is bad. It is of, what is this? Which example is this? तो क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई मैं आपके लिए कर देती हूँ. नर्स ने पूछा गुड इवनिंग, हाउ आर यू. पेशेंट ने रिस्पॉन्ड किया द मैन इज़ बैड. मैन वो अपने आप को मैन रेफ़र कर रहा है, मतलब थर्ड पर्सन के जैसे रेफ़र कर रहा है. सो वॉट डू यू थिंक इज़ द राइट आंसर? डिसोसिएशन है, ट्रांसफियरेंस है, डिस्प्लेसमेंट है या फिर आइडेंटिफिकेशन है? लेट अस क्विकली डिस्कस दी ऑप्शन. सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रांसफियरेंस के बारे में, सो व्हाट इज़ ट्रांसफियरेंस? ट्रांसफियरेंस इज़ वन ऑफ द थेराप्यूटिक इम्पासेस. कहाँ पढ़ते हैं हम ट्रांसफियरेंस कहाँ पढ़ते हैं? जब हम थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे होते हैं. एंड येस, दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है ना, प्रीलिम्स में भी आया है, प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चंस आए हैं. तो जो थेराप्यूटिक इम्पासेस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट दी थेरेप्यूटिक इम्पासेस मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को बनने नहीं देती हैं. देर आर 4 थिंग्स. फर्स्ट इज ट्रांसफियरेंस. आई नो, आई होप you all know about this. Then second is counter transference. Then third is resistance. Yes. And then fourth is boundary violation. So what does this mean? ये 4 चीज़ें हैं, 4 बिहेवियर्स हैं जो थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को बनने नहीं देते हैं. तो उसमें से हम एक यहाँ पे दिया हुआ है एज एन ऑप्शन. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसफियरेंस? ट्रांसफियरेंस का मतलब है व्हेन द पेशेंट डेवलप्स फीलिंग्स टूवर्ड्स द नर्स और द थेरेपिस्ट और एनी हेल्थ केयर प्रोफेशनल. ये हो गया ट्रांसफियरेंस. नाउ दीज फीलिंग्स कैन बी ऑफ एनीथिंग, कैन बी ऑफ लव, कैन बी ऑफ हेट्रेड. ओके, व्हाट इज़ द नेक्स्ट ऑप्शन? अच्छा, अगर हम ट्रांसफियरेंस देखें तो ट्रांसफियरेंस हमारा आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं हो रही है या फिर फीलिंग्स के बारे में बात नहीं हो रही है. तो ये तो हमने एलिमिनेट कर दिया. अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट की तरफ. व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट? सो व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज़ वन ऑफ द ईगो डिफेंस मैकेनिज़म्स. क्या है डिस्प्लेसमेंट? जब आप किसी चीज़ को डिस्प्लेस कर देते हो, उसकी जगह से उठाकर दूसरी जगह रख देते हो, दैट मीन्स हमने उस चीज़ को डिस्प्लेस कर दिया. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फीलिंग्स की. तो फीलिंग्स को हम एक जगह से उठा के दूसरी जगह कैसे रखते हैं? ऐसे रखते हैं कि जो हमारा सोर्स है, जिसकी बात से हमें गुस्सा आ रहा है, उस पर गुस्सा ना करके हमने उस फीलिंग्स को कहीं और, किसी और पे निकाल दिया. दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट. अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल जो आप हमेशा से पढ़ते आए हो, दैट देर इज़ अ पर्सन, देर इज़ अ मैन जिसकी ऑफिस में अच्छा सा दिन नहीं गया है, ऑफिस में वो किसी चीज़ को लेके गुस्सा है और वो वहाँ पे शाउट बैक नहीं कर सकता है, तो उसने घर आके अपने किड्स को शाउट बैक किया या अपने पेट को शाउट बैक किया. सो दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट. ये एक ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है. देखें यहाँ पे स्टेटमेंट में कुछ ऐसी बात हुई है? बिल्कुल भी नहीं हुई है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हमने हटा दिया. ये आप एलिमिनेशन तभी लगा पाओगे, एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी, जब आपको इनका मीनिंग पता होगा. नहीं पता होगा तो आप नहीं लगा पाओगे. तो ये दोनों टॉपिक्स मैं बता देती हूँ, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है आपने. डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन इनसे आ सकता है. अब चलते हैं आइडेंटिफिकेशन की तरफ. व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन? आइडेंटिफिकेशन इज ऑल्सो अनदर ईगो डिफेंस मैकेनिज्म. आइडेंटिफिकेशन. नाउ व्हाट डज दिस मीन? आइडेंटिफिकेशन का मतलब है
किसी और को कॉपी करना, किसी और को इमिटेट करना, मैं किसी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, इन्फ्लुएंस्ड हूँ, उसके जैसे बनना चाहती हूँ, तो उसके बिहेवियर्स को मैं अनकॉन्शियसली कॉपी करती जा रही हूँ, दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन। नाउ ऐसा भी कुछ नहीं है ऑप्शन में, तो हमारा आंसर एक ऑप्शन क्या बचा, डिसोसिएशन बचा। ये तो हुई एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप डिस्ट्रैक्टर्स को एलिमिनेट करते जाओ। अब बात करें, अगर आपको सच में आंसर पता है तो डिसोसिएशन का मतलब क्या है। देखिए, डिसोसिएशन का मतलब है जब अपने आप को, जैसे यहाँ पे बताया गया कि अपने आप को पेशेंट एक थर्ड पर्सन के जैसे रेफर कर रहा है। तो डिसोसिएशन का मतलब जब एक पेशेंट अपनी आइडेंटिटी से या अपने सेल्फ से अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, उसकी आइडेंटिटी, उसकी मेमोरी, ये सब चीज़ें एक दूसरे से अलग हो जाती है, इनके बीच में कनेक्शन टूट जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज डिसोसिएशन। तो अपने आप को, वो जवाब तो ठीक दे रहा है पर अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन रेफर कर रहा है, दैट इज़ डिसोसिएशन। देखो, डिसोसिएशन एक सिंपल सी चीज़ से आप याद रख सकते हो। ये क्या लिखा मैंने, ये लिखा मैंने एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब देयर आर टू थिंग्स, वो दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। ओके, मेरी आइडेंटिटी, मेरी मेमोरी, मेरा अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एसोसिएटेड विद ईच अदर। हम सबको पता है कि हम अभी क्या कर रहे हैं। सो दैट मीन्स कि हमारे जितने भी फंक्शंस हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है। अब बात करें डिसोसिएशन की, तो डिसोसिएशन इज जस्ट ऑपोजिट। डिसोसिएशन बिल्कुल ऑपोजिट है एसोसिएशन से, बिल्कुल ऑपोजिट है। इसका मतलब है कि ये नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है, आपस में बीच में ब्रेक हो गए हैं। अब एक और चीज़ है, यहाँ पे जो आपको ये दिया है ना, डिल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशन, ऑडिटरी हैलुसिनेशंस, दिस इज गिवन हियर जस्ट टू कंफ्यूज यू ऑल। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कुछ ना कुछ कंफ्यूजिंग एलिमेंट भी होगा, तो उस ट्रैप में नहीं फंसना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जस्ट यूज़ योर नॉलेज, जस्ट यूज़ योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। मैं बार बार इसी चीज़ पे आप लोगों को फोकस कर रही हूँ कि अभी एट दिस टाइम आपको अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे बहुत ध्यान देना है। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ये स्टेटमेंट में चाहे कुछ भी लिखा हो, यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल a nurse uses in therapeutic nurse-patient relationship? नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप में सबसे इम्पॉर्टेंट टूल क्या है? सो लेट अस हैव अ लुक एट दी ऑप्शंस। मैंने स्टार मार्क इसलिए बनाया है क्योंकि थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन या थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप से क्वेश्चंस आ रहे हैं, पहले भी आया है, अभी भी आ रहे हैं, तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट दी ऑप्शंस। ऑप्शंस देखते हैं। वन सेल्फ एंड अ डिज़ायर टू हेल्प, क्या ये हमारा आंसर हो सकता है? क्या ये चीज़ किसी तरह थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप में हेल्प कर सकती है, दैट आप यू आर मेकिंग योर सेल्फ अवेलेबल फॉर द पेशेंट एंड यू हैव अ डिज़ायर, आपकी एक डिज़ायर है, आपकी एक इच्छा है पेशेंट को हेल्प करने की? येस, दिस कैन बी आवर आंसर। बाकी और ऑप्शंस देख लेते हैं। नॉलेज ऑफ साइकोपैथोलॉजी, देखो नॉलेज ऑफ साइकोपैथोलॉजी इज़ अ वेरी गुड थिंग, होना चाहिए, बट हमारा जो थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है ना, वो मोर ऑफ हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, या हमारा आईपीआर मेंटेन करने का तरीका कैसा है, क्या हम उसमें स्किलफुल हैं या नहीं, उस पर डिपेंड करता है, ना कि नॉलेज पे, स्किल पे डिपेंड करता है। तो दिस कैन नॉट बी आवर आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन, एडवांस्ड कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, यस, एक बार देख लेते हैं इसको भी, दिस ऑल्सो कैन फिट। एडवांस्ड कम्युनिकेशन स्किल्स भी ठीक है, फिट है। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन साइकेट्रिक नर्सिंग, ठीक है, इनडायरेक्टली ये ज़रूरी है, इनडायरेक्टली ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपको आपका एक्सपीरियंस होता जाता है वैसे वैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेटर होती जाती हैं। बट इन सम सिनेरियोज, कुछ केसेस में ये उल्टा भी हो जाता है। कई बार देखा जाता है कि जो सीनियर नर्सेज हैं उनका कम्युनिकेशन एक तरह से ख़राब हो चुका है, जो कि न्यू नर्सेज हैं, नोविस नर्सेज हैं, उनका कम्युनिकेशन बेटर है। तो इसको भी हम हटा देते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। अब आ गई इन दोनों के बारे में बात। देखिए, एडवांस्ड कम्युनिकेशन स्किल्स हमें चाहिए, एज सच एडवांस्ड कुछ नहीं होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स हमें चाहिए, पर उससे भी पहले तो हमें डिज़ायर चाहिए ना, दैट येस आई एम रेडी, मैं चाहती हूँ अपने पेशेंट को हेल्प करना, मैं चाहती हूँ अपने पेशेंट को हेल्प करना, और इस
डिज़ायर के लिए, ये जो मेरी इच्छा है, इस पे बेस्ड मैं एक अच्छा थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप बनाऊंगी, डेवलप करूंगी, और उसके बाद मैं अच्छे से और सारी टेक्निक्स यूज़ करूंगी। तो हमसे पूछा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, येस कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज डिज़ायर टू हेल्प। ओके, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हियर। आई होप आपको समझ में आ गया है, नहीं आया है आप कमेंट में क्वेश्चन डाल सकते हो, क्वेरी डाल सकते हो, आई विल बी रिप्लाइंग। नेक्स्ट, a 44-year-old client is not able to do anything since her husband asked for a divorce 2 weeks ago. So what is happening in this case? 44-year-old patient है जिसके 2 हफ्ते पहले उसके हस्बैंड ने उसको डिवोर्स के लिए बोला है। नाउ द पेशेंट इज़ नॉट एबल टू डू एनीथिंग, कुछ काम नहीं कर पा रही है। वॉट टाइप ऑफ क्राइसिस द क्लाइंट इज़ गोइंग थ्रू? तो क्राइसिस हमसे पूछा है। क्राइसिस हमें पता है कुछ टाइप्स होते हैं क्राइसिस के, जैसे कि यहाँ ऑप्शन में दिया है, सोशल है, सिचुएशनल है, डेवलपमेंटल है, ये कुछ टाइप्स ऑफ क्राइसिस हैं। अलग अलग सिचुएशन डिपेंड करती है। देखो, अगर हम बात करें सबसे पहले सोशल क्राइसिस की, सोशल क्राइसिस का मतलब ये है कि जिसमें काफ़ी लोग अफेक्ट हुए हैं, काफ़ी लोग जिसमें अफेक्ट हुए हैं। क्या हो सकता है? कोई डिज़ास्टर हो सकता है, कोई भी ऐसी कोई डिज़ास्टर हो सकता है, या कुछ भी ऐसी चीज़ जिसने एक ग्रुप ऑफ पीपल को इम्पैक्ट किया है, अफेक्ट किया है, वो सोशल क्राइसिस हो सकता है। ओके, कोई वॉर है, वॉर में ग्रुप ऑफ पीपल अफेक्ट हुए हैं, कोई एक्सीडेंट है, ग्रुप ऑफ पीपल अफेक्ट हुए हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल अफेक्ट हुए, दैट इज़ सोशल क्राइसिस। तो ये तो हमारा आंसर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ हम एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं और उसकी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा आंसर ये नहीं है। सिचुएशनल क्राइसिस क्या होता है? देखो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिचुएशनल क्राइसिस? इसका मतलब है कोई ऐसी सिचुएशन हो गई है जिसने क्राइसिस डेवलप कर दिया ना। व्हाट इज़ क्राइसिस? क्राइसिस इज़ कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट या कोई भी ऐसा अनफॉर्चुनेट इवेंट जो हमारा जो एक बैलेंस होता है, जो एक इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम मतलब जो हमारा एक साइकोलॉजिकल बैलेंस है, दैट येस वी आर हैप्पी, वी नो एवरीथिंग, वी आर एबल टू हैंडल आवर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और डेली का स्ट्रेस, डेली का फ्रस्ट्रेशन, हमारी जिम्मेदारियां, हमारे काम, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी आर एबल टू डू। अपने स्ट्रेस को भी हम हैंडल कर पा रहे हैं। कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाए जो इस चीज़ को बिल्कुल ब्रेक कर दे, हिला दे इक्विलिब्रियम को, ना हम अपना स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पा रहे, अपनी सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रहे, अपने काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या है? ये क्राइसिस है। कोई भी ऐसी सिचुएशन को हम क्राइसिस कहते हैं। अब हम टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं, तो सिचुएशनल क्राइसिस क्या हुआ? इट इज़ रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन जो कि किसी एक पर्सन के साथ हो गई है। अब वापस अगर हम चलें तो हम देखें कि यस, यहाँ पे किसी एक इंडिविजुअल के बारे में बात हो रही है, उसकी सिचुएशन के बारे में बात हो रही है, तो इट इज़ अ सिचुएशनल क्राइसिस। मैच्योरेशनल या डेवलपमेंटल क्राइसिस का मतलब है जैसे जैसे एक इंसान है, बड़ा होता है, उसकी एज बढ़ती है, जैसे जैसे वो मैच्योर होता है, उस समय पे कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो। डेवलपमेंटल मतलब जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, हमें पता है हमारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं, हमारे डेवलपमेंटल टास्क्स हैं, तो वो वहाँ पे जब हम किसी माइलस्टोन को अचीव करने वाले हैं या किसी एक पर्टिकुलर एज में एंटर कर गए हैं, उससे रिलेटेड जो क्राइसिस होगा या सिचुएशंस होंगी, उससे रिलेटेड जो टास्क्स होंगे, या हमारे सामने कोई हर्डल होगा, जैसे अडोलेसेंट्स हैं। अडोलेसेंट एक एज है जिसमें बहुत सारी जो है रैपिड चेंजेस हो रहे होते हैं, और इमोशनल लेवल पे भी जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है, फिजिकल लेवल पे उसकी ग्रोथ हो रही होती है, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, तो वो इन सब चीज़ों से गुजर रहा होता है। दैट वी कैन से दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ डेवलपमेंटल क्राइसिस, अगर वो कहीं पे अटक जाए, वो अगर कहीं पे उसके लिए क्राइसिस डेवलप हो जाए। ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, सो द राइट आंसर इज सिचुएशनल क्राइसिस. Moving on to the fourth question, what is the priority goal when planning care for a client in crisis? अब पूछा गया है कि अब चलिए क्राइसिस के बारे में हमने बात कर ली है, किस तरीके से हमारा प्रायोरिटी गोल होगा जब हम किसी ऐसे पेशेंट की केयर कर रहे हैं. रेफरिंग द क्लाइंट फॉर ऑक्यूपेशनल थेरेपी,
आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए रेफ़र करोगे पेशेंट को, या फिर रीस्टोरिंग द क्लाइंट्स साइकोलॉजिक इक्विलिब्रियम, scheduling the client for follow-up counseling, or having the client gain insight into the problem. Priority. We have been asked about priority goal. सबसे पहला हमारा क्या काम होगा, क्या एक्शन होगा. सबसे पहली चीज़ जो हम करना चाहेंगे, एज आई जस्ट नाउ टॉक्ड अबाउट, कि क्राइसिस में हमारा इक्विलिब्रियम गड़बड़ा जाता है, डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है, तो पहला प्रायोरिटी गोल हमारे लिए है पेशेंट के साइकोलॉजिक इक्विलिब्रियम को बैलेंस करना, रीस्टोर करना. दिस कैन बी डन लेटर ऑन, दिस कैन बी डन लेटर ऑन, दिस ऑल्सो हैव टू बी डन लेटर ऑन. देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी आपसे प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस पूछे होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम सारे ऑप्शन सही होते हैं. प्रायोरिटी क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द टाइम सारे ऑप्शन सही होते हैं, बट आपको आंसर कौन सा चूज़ करना होता है, आपका प्रायोरिटी एक्शन चूज़ करना होता है. एंड फॉर दिस पर्पस यू मस्ट नो अबाउट नर्सिंग केयर प्लान, नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग इंटरवेंशंस, यू मस्ट नो दैट. चलिए नेक्स्ट. अ 28-year-old पेशेंट विद बाइपोलर डिसऑर्डर इज़ इन मेनिक एपिसोड. बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट है, मेनिक फेज में है. क्या क्या हो रहा है, एक्सेसिव एनर्जी है, रैपिड स्पीच है, डिक्रीज्ड नीड फॉर स्लीप है, एंगेजेस इन रिस्की बिहेवियर. जितने भी हमने सिम्टम्स पढ़े हैं अभी तक सारे हैं यहाँ पे. हमने क्या सिम्टम्स पढ़े हैं, हमने साइज ट्रैश पढ़ा है. हमने क्या पढ़ा है, साइज ट्रैश. मेनिया के सिम्टम्स को याद करने के लिए हम ये निमोनिक यूज़ करते हैं. एस मतलब स्पीच. कैसी स्पीच है, प्रेशर्ड स्पीच है. आई मतलब इरिटेबिलिटी. जी मतलब, जी स्टैंड्स फॉर ग्रैंडियोसिटी, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर या फिर ग्रैंडियोसिटी. एनर्जी, एक्सेसिव एनर्जी. टी स्टैंड्स फॉर टॉकेटिवनेस, बहुत ज़्यादा बोलना. आर स्टैंड्स फॉर रेकलेस बिहेवियर, risky behavior, careless behavior. Okay. A stands for agitation. साइकोमोटर एक्टिविटी यहाँ पे बढ़ जाती है. कैसी हो जाती है, गोल डायरेक्टेड. बहुत सारा काम करना है मेनिक पेशेंट ने, अपने बिजनेस में या अपने जॉब में बहुत सारे नए नए काम शुरू कर देने हैं, क्योंकि गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ बढ़ चुकी हैं. स्लीप, डिक्रीज्ड नीड फॉर स्लीप एंड हाइपर सेक्शुअलिटी. ये कुछ फीचर्स हैं जो आप याद रख सकते हो मेनिया के पेशेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन शुड बी द प्रायोरिटी फॉर द पेशेंट इन अ मेनिक एपिसोड. क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, उसकी एनर्जी बहुत बढ़ी हुई है, रिस्की बिहेवियर्स में वो एंगेज्ड है, बोल बहुत तेज़ रहा है और सो भी नहीं रहा है क्योंकि डिक्रीज नीड फॉर स्लीप है. एस्टैब्लिशिंग अ स्ट्रक्चर्ड प्रिडिक्टेबल डेली रूटीन. आप उसका डेली रूटीन स्ट्रक्चर करोगे. असिस्टिंग द पेशेंट विद सेल्फ केयर एक्टिविटीज़. ensuring a safe environment and preventing harm. Administer mood stabilizing medications as prescribed. So priority intervention क्या है, प्रायोरिटी इंटरवेंशन में हम हमेशा पेशेंट को ये देखते हैं कि अभी हम पेशेंट की सेफ्टी कैसे मेंटेन कर पाएंगे, या फिर जो भी प्रायोरिटी नीड है पेशेंट की उसको कैसे फुलफ़िल कर पाएंगे. और हम देख रहे हैं यहाँ पे कि पेशेंट रिस्की बिहेवियर में एंगेज हो गया है और सो भी नहीं रहा है अच्छे से, और उसकी एनर्जी भी बहुत बड़ी हुई है. तो हमारा जो काम है यहाँ पे प्रायोरिटी, सबसे पहले हमें यहाँ पे पेशेंट को सेफ़ फील करवाना है, सेफ्टी एनवायरनमेंट देना है, सेफ एनवायरनमेंट देना है. सो इंश्योरिंग अ सेफ एनवायरनमेंट एंड प्रिवेंटिंग हार्म. अब बात आती है दूसरे ऑप्शंस की. देखो, मूड स्टेबलाइजिंग मेडिकेशंस उसको हमें प्रेस्क्राइब करनी ही है, वो चल ही रहा है एज अ पार्ट ऑफ रूटीन. पेशेंट को सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ में असिस्ट करना है, ठीक है, जहाँ तक पॉसिबल है उसको असिस्ट करना है. But at the same time, patient is not dependent on anyone. सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ में पेशेंट को असिस्ट करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी. स्ट्रक्चर्ड एंड प्रिडिक्टेबल डेली रूटीन कैन ऑल्सो बी डन, बट इट इज़ नॉट अ प्रायोरिटी राइट नाउ. अभी ये प्रायोरिटी नहीं है. अभी हमारी प्रायोरिटी कि उसको चोट ना लगे, क्योंकि वो सोया भी नहीं है और रिस्की बिहेवियर्स में भी इन्वॉल्व है. ओके, नेक्स्ट.
a 30-year-old patient विद पोस्टपार्टम डिप्रेशन. क्या है पेशेंट को? पोस्टपार्टम डिप्रेशन है. डिप्रेसिव एपिसोड पेशेंट यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रही है. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग? What all are the symptoms? Now patient presents with persistent feelings of sadness, loss of interest in the baby, persistent feelings of sadness. देखो पोस्टपार्टम में हमने 2-3 कंडीशंस पढ़ी हैं, जैसे कि पोस्टपार्टम ब्लूज हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन है एंड पोस्टपार्टम साइकोसिस है. ये 3 चीज़ें हम पढ़ते हैं. तीनों में डिफरेंस क्या है? देखो ब्लूज कुछ समय के लिए रहते हैं और चले जाते हैं अपने आप, ऐसे कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है. चलो यहाँ पे डिस्कस करते हैं. व्हाट डिड आई से? आई सेड पोस्टपार्टम ब्लूज, पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड पोस्टपार्टम साइकोसिस. पहले यही डिस्कस कर लेते हैं तो शायद हम अपने आंसर को अच्छे से पहुंच पाए अपने आंसर पे. पोस्टपार्टम ब्लूज ये क्या है? ट्रांजिएंट है. ओके, ट्रांजिएंट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए. बहुत बार आई हैव टोल्ड यू, ट्रांजिएंट मतलब टेम्परेरी, कुछ टाइम के लिए रहने वाले सिम्टम्स हैं और चले जाते हैं. फिर ब्लूज मतलब अब सैडनेस. ओके, उसके बाद क्या है? नो ट्रीटमेंट. नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड. इट स्टेज फॉर फ्यू डेज और वीक एंड ओनली फैमिली सपोर्ट. फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है यहाँ पे. फैमिली सपोर्ट के साथ में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं. अब बात करते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन की. तो यहाँ पे क्या है? डिप्रेसिव फीचर्स, डिप्रेसिव सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं एंड यहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट भी चाहिए. यस, ट्रीटमेंट भी चाहिए, स्क्रीनिंग भी चाहिए. आई मीन स्क्रीनिंग तो पहले आएगा, स्क्रीनिंग चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए एंड it can take a form of major depressive disorder. What about psychosis? Psychosis is what happens? Psychotic features यहाँ पे develop हो जाते हैं. Psychotic features develop हो जाते हैं. क्या है psychotic features? जैसे कि delusions, जैसे कि hallucinations. यहाँ पे क्या होता है साइकोसिस में ना? इट इज़ एन इमरजेंसी. पोस्टपार्टम साइकोसिस इज़ एन इमरजेंसी, क्योंकि यहाँ पे जो मदर है उसको एक डिल्यूजन हो सकता है, फिक्स्ड फॉल्स बिलीव हो सकता है कि उसका बेबी नहीं है, या द बेबी हैज़ ऑलरेडी डाइड, या किसी ने उसका बेबी ले लिया है और एंड द बेबी हैज़ ऑलरेडी डाइड. एंड पोस्टपार्टम साइकोसिस में जो मदर है वो अपने बेबी को हार्म भी पहुँचा सकती है, न्यू बॉर्न बेबी को. तो ये कंडीशन क्या है? इट इज़ एन एमरजेंसी कंडीशन. इट नीड्स इमीडिएट मैनेजमेंट. तो यहाँ पे क्या है? साइकोटिक जो हमारा ट्रीटमेंट है वो चलेगा यहाँ पे, जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स के लिए ट्रीटमेंट चलता है. ओके, सो दिस इज़ एक तरह सुपरफिशियल, एक मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं तीनों चीज़ों के बीच में कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे. नाउ मूविंग बैक टू द क्वेश्चन, हमसे पूछा है पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, डिप्रेसिव एपिसोड में है, परसिस्टेंट फीलिंग्स ऑफ सैडनेस है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन बेबी है, डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न्स, एक्सेसिव गिल्ट. ओके, ये सारे फीचर्स क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं हमारे डिप्रेशन के. नर्सिंग इंटरवेंशन शुड बी द प्रायोरिटी. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अ प्रायोरिटी फॉर दिस पेशेंट इन अ डिप्रेसिव एपिसोड? नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द ऑप्शंस एंड डिसाइड. एनकरेजिंग एंड फैसिलिटेटिंग बॉन्डिंग एक्टिविटीज़ विद द बेबी. अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डिसऑर्डर हो गया है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन है. ओके, सो ओनली दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प. प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड सपोर्ट फॉर सेल्फ केयर ड्यूरिंग पोस्टपार्टम पीरियड. डिप्रेसिव पेशेंट है, खुद की केयर तो नहीं कर सकती है, एनर्जी नहीं है. कोलैबोरेटिंग विद द हेल्थ केयर टीम टू एडजस्ट द मेडिकेशन रिजीम. ठीक है, दिस कैन बी डन, बट देन और मेडिकेशन का जो डोज है उसको एडजस्ट करना, दिस इज़ मोर ऑफ डॉक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. असेसिंग फॉर पोस्टपार्टम डिप्रेशन स्क्रीनिंग टूल्स. सो दिस हैज़ टू बी द प्रायोरिटी. अगर डिप्रेसिव फीचर्स आ रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि उसको स्क्रीनिंग टूल्स यूज़ करने हैं, असेसमेंट और अच्छे से करना है, उसकी कंडीशन को अच्छे से असेस करना है. सो दिस हैज़ टू बी द प्रायोरिटी इन दिस केस. ओके, एक बार डायग्नोज हो जाएगा, अच्छे से स्क्रीनिंग हो जाएगी, असेसमेंट हो जाएगा, देन
other things will be done. These other things can be done. Okay, so the answer is option D here. अच्छा, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, पोस्टमार्टम पे क्वेश्चन आ सकता है. Okay, moving on to the next question. Yes, alcohol can be detected in blood for how many hours? ब्लड सैंपल से अल्कोहल किसी पर्सन ने इंजेस्ट किया है या नहीं किया है, कब तक पता लगा सकते हैं, कितने आवर्स तक पता लगा सकते हैं? सो द आंसर इज अप टू 12 आवर्स. अगर किसी ने अल्कोहल इंजेस्ट किया है और 12 घंटे के बाद भी अगर उसका ब्लड टेस्ट होता है तो अल्कोहल ब्लड में डिटेक्ट हो सकता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि यूरिन में कब तक डिटेक्ट हो सकता है, हाउ मेनी आवर्स, हाउ मेनी डेज, कितने दिन तक या कितने घंटों तक. अब देखो, एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सी बात मैं आपको बताती हूँ जिसे आप याद रख सकते हो. व्हाट हैपन्स ना, जब पेशेंट रिहैब में होते हैं, ये अल्कोहल डिपेंडेंस का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, या फिर रिहैब में होते हैं, या फिर अल्कोहल अनोनिमस मीटिंग्स अटेंड कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, पेशेंट के रैंडम यूरिन टेस्ट होते हैं. रैंडम यूरिन टेस्ट होते हैं. क्यों होते हैं यूरिन टेस्ट? क्योंकि यूरिन में जो अल्कोहल है वो लंबे समय तक डिटेक्ट हो सकता है. ब्लड से ज़्यादा लंबे समय तक यूरिन में अल्कोहल की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं रैंडम यूरिन टेस्ट करके, जिससे कि पता चल सकता है कि पिछले 3 से 5 दिन में क्या पेशेंट ने अल्कोहल इंजेस्ट किया है या नहीं. तो एक ये चीज़ आप याद रखो कि रिहैबिलिटेशन में जब पेशेंट होता है, पूरा अपना ट्रीटमेंट ले चुका है अल्कोहल डिपेंडेंस का, तो उस समय पे एक सुपरविजन के लिए, मेक श्योर करने के लिए कि येस पेशेंट इज़ इन टोटल एब्स्टिनेंस, तो उस समय पे रैंडम यूरिन टेस्ट किए जाते हैं. 3 से 5 दिन तक अल्कोहल डिटेक्ट हो सकता है यूरिन में. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अ 90-year-old पेशेंट एडमिटेड टू दी हॉस्पिटल फॉर अ हिप फ्रैक्चर. हिप फ्रैक्चर हो गया है, 70-year-old पेशेंट है, एक्सपीरियंसिंग सिम्टम्स ऑफ डिलीरियम. आपको यहाँ पे कंडीशन भी दे दी गई है. क्या सिम्टम्स है? डिसओरिएंटेशन है, एजिटेशन है, फ्लक्चुएटिंग लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये हमें पता है डिलीरियम के सिम्टम्स हैं. एंड डिलीरियम क्या है? डिलीरियम इटसेल्फ कोई बीमारी नहीं है, ये किसी अंडरलाइंग कंडीशन का, अंडरलाइंग बीमारी का सिम्टम है. which of the following nursing intervention should be the priority for this delirium patient? अब हमें पता है कि भैया ओल्ड एज पेशेंट है, एल्डरली पेशेंट है, हिप फ्रैक्चर उसका हुआ है. हमें पता है कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें डिलीरियम होना काफ़ी लाइकली है, जैसे कि ओल्ड एज में, जैसे कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ में, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट्स में, सेप्सिस में. सो देर आर सम कंडीशंस, कुछ मेडिसिन हैं, सब्सटेंसेज हैं, देर आर मेनी कंडीशंस. तो यहाँ पे हमें अच्छे से कंडीशन भी दे दी है, सिम्टम्स भी दे दिए हैं. नाउ हैविंग अ लुक एट द ऑप्शंस, एड्रेसिंग एनी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस और ट्रिगर्स, ये हमारा आंसर हो सकता है. प्रोवाइडिंग अ काम एंड स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट, नॉट गोइंग टू हेल्प. क्योंकि क्यों नहीं हेल्प करेगा? इन सब चीज़ों में थोड़ा ना हेल्प करेगा. एडमिनिस्ट्रिंग सेडेटिव मेडिकेशंस टू प्रमोट स्लीप, रीस्ट्रेनिंग द पेशेंट टू प्रिवेंट इंजरी. नहीं, आप रीस्ट्रेन भी नहीं करोगे, आप सेडेटिव भी नहीं दोगे. व्हाट वी विल डू, द बेस्ट रेलिवेंट आंसर हियर इज अंडरलाइंग कंडीशन का असेसमेंट ज़रूरी है, उसको एड्रेस करना ज़रूरी है. देखो, व्हाट वी हैव स्टडीड, हमने क्या पढ़ा है डिलीरियम में? डिलीरियम में क्या पढ़ा है हमने ये पढ़ा है कि इसका जब मैनेजमेंट की बात करते हैं, डिलीरियम के मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ क्या है? जो अंडरलाइंग कॉज है, अंडरलाइंग कॉज है, उसको आइडेंटिफाई करना और ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है. अगर इसको ट्रीट कर लिया गया तो विद इन 3 to 5 days और 3 to 7 days और अ वीक के अंदर अंदर डिलीरियम के सिम्टम्स सबसाइड हो जाते हैं. Delirium is just a symptom, it is not a disease. Fine, so the answer is option A. Moving on to the last question, a client with bipolar disorder taking lithium, bipolar disorder का patient है, lithium उसकी चल रही है. Now he tells the nurse that he has ringing in his ears, उसके कानों में उसको ringing sound सुन रही है, blurred vision है, diarrhea हो गया है. The nurse notices a slight tremor in his left hand, उसके left hand में tremor हो रहा है, and a slurring pattern to his speech. Which of the following actions by the nurse is appropriate? अब हम जब लिथियम पढ़ते हैं तो लिथियम क्या है? इट्स अ मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट. इसके साथ में सबसे ज़्यादा कॉमन जो एक प्रॉब्लम है वो क्या है?
लिथियम टॉक्सिसिटी। ओके, अब जो यहाँ पे आप सिम्टम्स देख रहे हो, डायरिया, जो भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स हैं, जीआई सिम्टम्स, लिथियम के साथ जीआई सिम्टम्स या फिर जो हमारे ये न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड जो हमारे सिम्टम्स होते हैं, इनका बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि क्या देखा यहाँ देखा डायरिया, अच्छा नोज़िया वॉमिटिंग भी हो सकता है, और हमने क्या देखा, ट्रेमर्स। ये दोनों चीज़ें अगर कहीं देख ली हैं, जो हमारा जीआई सिम्टम है और जो हमारा नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सिम्टम्स हैं, ये क्या इंडिकेट करती हैं? वेरी क्लियरली दे इंडिकेट लिथियम टॉक्सिसिटी। बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन में सारे सिम्टम्स दिए हैं। अगर आप पढ़ा है आपने अच्छे से, आप समझते हो लिथियम टॉक्सिसिटी के बारे में, सो यू विल बी एबल टू आंसर। एडमिनिस्टर अ स्टैट डोज ऑफ लिथियम एज नेसेसरी। हमें तो लिथियम टॉक्सिसिटी लग रही है तो हम एक और डोज नहीं देंगे। Recognize this as an expected response to lithium. No, this is not an expected response. Request an order for a stat blood lithium level. Yes, ये हो सकता है. Give an oral dose of lithium antidote. No, कोई as such there is this is not a relevant answer for this. तो हमारा आंसर क्या है? सी है, क्योंकि हमें सबसे पहले कुछ भी अगर हमें मेडिकेशन देनी है, डोज होल्ड करनी है, या वॉट एवर जो भी हमारा अगला स्टेप होगा लिथियम टॉक्सिसिटी से रिलेटेड, वो तब तक कंफर्म होने के बाद ही तो होगा ना कि कितना है, लेवल कितना है सीरम लिथियम। तो सबसे पहला काम क्या है? ऑर्डर फॉर अ स्टैट ब्लड लिथियम लेवल। अगर कहीं पे भी, कहीं किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सिनेरियो में आपको इस तरीके का सिनेरियो दिया गया है कि लिथियम टॉक्सिसिटी का आपको लेवल नहीं दिया है, लिथियम का आपको लेवल नहीं दिया, सीरम लिथियम लेवल्स, पर आपको सिम्टम्स दे दिए हैं, तो पहला एक्शन आपका होगा कि आप चेक करोगे कि कितना लिथियम लेवल है। उसके हिसाब से हम देखेंगे ना, माइल्ड है, मॉडरेट है, या फिर सीवियर है जो टॉक्सिसिटी है, माइल्ड, मॉडरेट या फिर सीवियर टॉक्सिसिटी, एंड उसके अकॉर्डिंगली देन मैनेजमेंट विल बी डन, एंड डेफिनेटली नेक्स्ट डोज ऑफ लिथियम विल बी ऑन होल्ड. Okay, so that's how we reach to the right answer. Option C is the right answer, and that's all. This was the last question. Thank you all for watching. All the best for your preparations.